हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? सब फर्स्ट क्लास। चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग चैप्टर ह्यूमन फिजियो का है सर, ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसें। ठीक है, सभी बच्चे बढ़िया होंगे नीट में। ठीक है, नीट के सभी योद्धा तैयार होंगे 3 मई के लिए आप लोग। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए बेटा, रिवीजन देते रहिए, टेस्ट देते रहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ में हम लोग लेके आए हैं एक रिवीजन क्लासेज। कौन सा? ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का बेटा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बेटा हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे लंग्स दिखाई दे रहा है, यानी हमको समझ में आना चाहिए, अरे इसमें क्या पढ़ना है? लंग्स पढ़ना है हमको। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है हमको? लंग्स के बारे में स्टडी करना होगा हमारा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे पहला हमारा कि जैसे हम लोग बात करते हैं बेटा ब्रीदिंग के बारे में, ब्रीदिंग होता क्या है। ठीक है, तो ब्रीदिंग जैसा हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग इनहेल व एक्सहेल कर रहे हैं उसी को क्या बोला जाएगा? ब्रीदिंग बोला जाएगा। ठीक है, तो सर ब्रीदिंग यदि उसे बोलेंगे तो रेस्पिरेशन किसे बोलेंगे हमारा? ठीक है, किसे बोला जाएगा? तो जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल किया, ऑक्सीजन अंदर गया, किस लिए गया? क्या काम था ऑक्सीजन का? ठीक है, तो ऑक्सीजन का काम क्या था? फूड को ब्रेक डाउन। फूड को ब्रेक डाउन क्यों किया? क्योंकि वहां से क्या फॉर्मेशन करना था? एटीपी का फॉर्मेशन करना था। ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन क्यों? क्योंकि हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाने के लिए, हमको चलने के लिए, खाने पीने उठने बैठने जो भी एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी, वो किससे मिलेगी? एटीपी से मिलेगी। और एटीपी कौन देगा? फूड देगा। कौन सा फूड? चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, वो क्या करेगा? टूटेगा। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्पिरेशन बोला जाता है बेटा हमारा। ठीक है, तो ब्रीदिंग में क्या हुआ? इनहेल हुआ, एक्सहेल हुआ हमारा। ठीक है, और ब्रीदिंग हमारा आता है किसके अंदर? तो रेस्पिरेशन के अंदर आता है। ठीक है, कैसे कैसे सर आप ऐसे बोल रहे हो? कैसे से आता है हमारा? थोड़ा हमको समझा के बताइए, जरा दिखा के बताइए। ठीक है, चलिए तो सीखते हैं हम उसको बेटा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक हमारा कैसा होता है? फिजियो केमिकल प्रोसेस। ठीक है, एनसीईआरटी के तीसरे पेज पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, 5 पॉइंट दिए गए कि रेस्पिरेशन जो 5 मैकेनिज्म से होके चलता है। ठीक है, 5th मैकेनिज्म हमारा। ठीक है, 5 मैकेनिज्म होंगे हमारा। ठीक है, कौन कौन सा? देखो पहले लिखा गया है कि रेस्पिरेशन कैसा होता है बेटा हमारा? तो फिजियो केमिकल प्रोसेस होता है। कैसा होता है बेटा हमारा? फिजियो केमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल कैसे? तो जैसे बात करेंगे कि यहां पे बना लिया गया कौन सा हमारा? एटमॉस्फियर। ठीक है, कौन सा हो गया बेटा हमारा? एटमॉस्फियर। ठीक है, एटमॉस्फियर में क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो जानते हैं हमारा ऑक्सीजन भी है, क्या है दूसरा हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा हमारा ऐसे बना लेते हैं और भी गैसेज होंगे तो नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है बेटा हमारा। ठीक है, चलिए तो अब बात किया गया, इसको हम क्या करेंगे बेटा? इनहेल करेंगे बेटा। ठीक है, क्या करेंगे बेटा हमारा? इनहेलेशन किया जाएगा। ठीक है, देखिए इनहेल किया जाएगा। ये हमारा बक्कल कैविटी हो गया, ये नेजल चैम्बर हो गया। कौन सा हो गया हमारा? नेजल चैम्बर। ठीक है, इधर बना लेते हैं हम लोग बेटा कि ये हमारा विंड पाइप हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया? एल्वियोलाई हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और सुंदर सा बना लेते हैं बेटा हमारा। ठीक है, कि ये हो गया हमारा एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई हो गया हमारा। ठीक है, एल्वियोलाई। तो देखिए अब क्या किया गया? एटमॉस्फेयर में हमारा ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा? इनहेल किया गया। ऑक्सीजन हमारा इनहेल किया गया, और CO2 को क्या किया जाएगा? एक्सहेल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में CO2 की जरूरत नहीं है, वो वेस्टफुल प्रोसेस है हमारा, तो वेस्टेड है हमारा। ठीक है, हमारे लिए बॉडी के लिए ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, तो CO2 को बाहर निकाला जाएगा। बाहर क्यों निकाला जाएगा? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या है कि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन हाइयर से लोअर उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जरा सोचे क्या बोला गया? डिफ्यूजन बोला गया। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोला जाता है उसे। ठीक है, जब हाइयर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोला जाता है बेटा हमारा। तो देखिए ऑक्सीजन हाइयर कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में बॉडी की जरूरत है, बॉडी को सेल की जरूरत है, तो ऑक्सीजन हाइयर से कहां जाएगा? लोअर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोल देंगे हम लोग? ब्रीदिंग बोला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख दिया गया सुंदर शब्दों में, इसको क्या लिख दिया गया? ब्रीदिंग। ठीक है, या फिर दूसरा हमारा एनसीईआरटी बोलती है कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? वेंटिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं बेटा हमारा? कि वेंटिलेशन। ठीक है, ये पहला मैकेनिज्म हो गया किसका? रेस्पिरेशन का। देखिए आ गया कि रेस्पिरेशन के अंदर कौन सा आता है? ब्रीदिंग आता है, उसका पहला ही प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए अब ऑक्सीजन गया, कहां पे गया? ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारा विंड पाइप से होते हुए कहां जाएगा? एल्वियोलाई पे जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे एल्वियोलाई पे आया। ठीक है,
एल्वुलाई पे हमारा कौन सा आ गया बेटा, हमारा ये ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एल्वुलाई के नीचे ब्लड वेसल जाएंगे, ठीक है। एल्वुलाई के नीचे क्या होंगे बेटा, हमारे ब्लड वेसल होंगे। देखिए ये बना लिया गया, यहाँ पे क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, ठीक है। ब्लड वेसल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम, एल्वुलाई में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या हुआ, ज्यादा। पहले यहाँ पे ज्यादा था, फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ से यहाँ आया, एल्वुलाई पे कंसंट्रेशन ज्यादा। अब एल्वुलाई से कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग कर लेते हैं बेटा, कहाँ पे गया हमारा, ये ब्लड वेसल में गया, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन आ गया, कौन सा हो गया, ऑक्सीजन आ गया बेटा, ठीक है। यहाँ पे हमारा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे CO2 होगा, इसको CO2 दे देगा। यहाँ पे कौन दे देगा बेटा, CO2 यहाँ से क्या होगा, ऊपर होते हुए चला जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ हमारा, नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, एल्वुलाई और किसके बीच में, ब्लड वेसल्स के बीच में, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, क्या हो रहा है बेटा हमारा, लिख सकते हैं कि क्या होगा हमारा, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन किसके किसके बीच में बेटा हमारा, कि एल्वुलाई एंड किसके बीच में, लिख सकते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। कौन सा हो गया, ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये दूसरा प्रोसेस हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अभी आ गया, अब क्या होगा सर, एल्वुलाई तक पहुंच गया, एल्वुलाई के नीचे ब्लड वेसल ऐसे गुच्छे अनुसार होते हैं, पूरा ब्लड वेसल होते हैं एल्वुलाई के नीचे, ठीक है। वहां पे पहुंच गया। अब ये ब्लड वेसल, ब्लड कहां जाता है, कहां जाता है, धीरे धीरे कहां जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, कहां जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, क्योंकि वो तो पंपिंग ऑर्गन है, वही पूरे बॉडी में पहुंचाएगा। और हमको ऑक्सीजन भेजना कहां है, जहां पे टिश्यू काम कर रहा होगा, जहां पे ग्लूकोज होगा, वो ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज टूटेगा तभी तुमको ATP मिलेगी, और ATP के साथ साथ अच्छी चीज मिलेगी तो थोड़ी बुरी भी चीज मिलेगी। कौन सा मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए यहां से हमारा क्या होगा, यहां से ट्रांसपोर्ट होगा, यहां पे बना लेते हैं, कौन सा होगा बेटा हमारा, यहां पे कौन सा होगा, हार्ट होगा, ठीक है। देखिए ये हमारा ऑक्सीजन यहां पे गया तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा भी, ठीक है। तो देखिए ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। देखिए ऐसे दोनों एरो बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट होते हुए यहाँ पे बगल में फिर मिलेगा इसको ब्लड वेसल मिलेगा, ठीक है। ये ब्लड वेसल, और इधर बना लेते हैं हम लोग रेड कलर से ही, यहाँ पे कौन सा होगा बेटा हमारा, तो यहाँ पे हो गया हमारा टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट है, C6H12O6 है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है बेटा हमारा, C6H12O6 है, ठीक है। देखिए यहां से हमारा ये हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं क्या हुआ, तीसरा मैकेनिज्म, थर्ड मैकेनिज्म, जल्दी से बोलिए क्या हुआ, हम लोग लिख सकते हैं क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ किसका, किसका हुआ, तो गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या हुआ, गैसेस हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हुआ, ठीक है। फिर ये ब्लड वेसल में गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। देखिए इसको हमारा ऑक्सीजन मिला तो CO2 प्लस H2O प्लस क्या मिला, ATP मिल गया हमको, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए इस तरह, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ से देखो ऐसे हो रहा है बेटा, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, लिख सकते हैं फोर्थ प्रोसेस, तो यहाँ पे भी क्या काम हो रहा है बेटा, लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में, बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यू, ठीक है। ब्लड वेसल एंड लिख सकते हैं कौन सा बेटा हमारा, टिश्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो गया। अब ये ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन किया तो इसको कौन सा बोलते हैं, इसको बोला जाता है बेटा हमारा, तो लिख सकते हैं सेलुलर, कौन सा, कि रेस्पिरेशन, ठीक है। देखिए ये कौन सा प्रोसेस हो गया, फिफ्थ प्रोसेस, ठीक है। ये टोटल एनसीईआरटी में आपको दिया गया है बेटा, टोटल एनसीईआरटी में दिए गए टोटल कितने प्रोसेस, पहला हमारा कौन सा दिया गया, देखिए पहला ब्रीदिंग, दूसरा कौन सा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड वेसल या लंग और ब्लड वेसल, ठीक है। तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, चौथा फिर एक्सचेंज होगा ब्लड वेसल एंड टिश्यू, पांचवा कौन सा, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये टोटल 5 प्रोसेस दिए गए आपको एनसीईआरटी में, तो यही हमारा होता है मैकेनिज्म होता है बेटा, ठीक है। अब देखिए यहां पे लिखा गया बेटा हमारा कि रेस्पिरेशन के बाद लिखा गया है फिजियोकेमिकल प्रोसेस, क्या लिखा गया, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें से टोटल 5 स्टेट है, तो 5 हमारे स्टेप जो है बेटा, उसमें से कौन सा ऐसा फिजियो प्रोसेस है और कौन सा ऐसा केमिकल प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो जहां एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होगा उसी को बोलते हैं केमिकल प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो दूसरे पेन से, शानदार पेन से लिखते हैं, ठीक है। जो पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस एंड चौथा प्रोसेस, ये सब के सब फिजियो है, और पांचवा जो है वो कौन सा है बेटा हमारा, केमिकल प्रोसेस है, जिसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। चलिए
अब देखिए यहाँ पे दिया गया है केमिकल प्रोसेस के बारे में, ठीक है। केमिकल प्रोसेस में दिया गया सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइनिंग है बेटा, ये एनसीईआरटी की लाइनिंग है कि एनसीईआरटी जब पढ़ोगे पहला ही पेज, ठीक है, एनसीईआरटी जहाँ ब्रीदिंग लिखा है उसी के जस्ट नीचे आपको लिखा गया है बेटा कि इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन ऑफ, ठीक, इसका कार्बोहाइड्रेट, फूड एंड प्रोटीन, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन ऑफ कैटाबोलिज्म, उसको ब्रेक डाउन को क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म, सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड, ठीक है। किसमें होगा कन्वर्ट, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी मिलेगी। एनर्जी किसके फॉर्म में मिलेगी बेटा, हमारा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में मिलेगी। किसके फॉर्म में मिलेगी, एटीपी के फॉर्म में मिलेगी बेटा, ठीक है। अब देखिए ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये टूट रहा है, एनर्जी जो मिल रही है ये दो तरीके से होगा, या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा या तो ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाएगा। उसे क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जिसमें क्या होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ 38 एटीपी या फिर बोला जाएगा कौन सा 36 एटीपी, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन होगा बेटा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ लिख सकते हैं कौन सा हो गया बेटा हमारा, तो लिख सकते हैं कंप्लीट ब्रेक डाउन, ठीक है। कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ किसका, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लू का क्या हो जाएगा, कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा आपको, ठीक है। दूसरा देखिए सेकंड दिया गया है हमारा, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी आप समझ गए होंगे यहाँ पे कैसा होगा, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। किसका होगा हमारा, ठीक है, ग्लूकोज का। किसको क्या बोल देंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट, ठीक है। बताए थे ना कि जहां पे ए वर्ड आ जाए इसका मतलब होता ही है क्या, कि एब्सेंट। क्या होता है, एब्सेंट होता है बेटा, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कितना एटीपी, 2 एटीपी। यहाँ पे कितना 36 या 30 एटीपी, यहाँ पे कितना एटीपी मिला, 2 एटीपी मिला है। यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे कौन सा हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है बेटा, ठीक है। तो ये आपको ऑक्सीडेशन समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब आता है कि ये एनिमल किंगडम में भी बात करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। एनिमल किंगडम में आपने बात किया होगा, तो एनिमल किंगडम में जैसे बात करेंगे, फाइलम पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में दिया गया है कि ब्रीदिंग सिस्टम कहाँ से हमारा स्टार्ट होता है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, उसका ब्रीदिंग क्या है, हमारा ऑर्गन है, उसके बारे में बात करते हैं, कैसे ब्रीदिंग करते हैं बेटा। चलिए आते हैं, ठीक है। तो बने रहिए, जगते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली द हैबिटेट, देखो लिखा गया है, एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो लिखा गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हैबिटेट, कहां पे रह रहा है, कैसा है, उस तरह ब्रीदिंग करेगा, ठीक है। पानी में है तो अलग होगा, लैंड पे है तो अलग होगा, ठीक है। तीसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ कैसे मतलब कि सेल का बना है, टिश्यू का बना है, कि ऑर्गन का है, ऑर्गन सिस्टम है, कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बेसिस पे बात किया जाए, ठीक है। पहले देखो पहला दिया गया है कि स्पंज, सिलेंट्रेट एंड फ्लैटवर्म, क्या होगा हमारा, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन ओवर इंटायर बॉडी सरफेस, ठीक है। कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, अपने सरफेस, बॉडी सरफेस से क्या होंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे, याद रखना। दूसरा पूछा गया अर्थवर्म एंड फ्रॉग, किसे करेंगे, मॉइस्ट क्यूटिकल, उसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। हमने एक वीडियो डाला था फ्रॉग का, तो फ्रॉग में बताया गया था, फ्रॉग में एडल्ट होता है, लार्वा होता है, यानी एम्फीबियन, हमारा एम्फीबिया है तो पानी में भी होता है और लैंड पे ही रहता है, तो दोनों अलग अलग होता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन से, लंग से, इस तरह बताए गए थे बेटा आपको, ठीक है। देखना वीडियो आप लोग यूट्यूब पे, ठीक है। तीसरा इंसेक्ट के बारे में, नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जिसको बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन। फोर्थ दिया गया है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, फिश एंड कौन सा हो गया बेटा हमारा, मोलस्का। स्पेशल वैस्कुलाइज स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं गिल्स, गिल्स को क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। याद रखना क्या क्या बोला जा रहा है, ठीक है, कि कौन सा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पूछा जाएगा डायरेक्ट बेटा, ठीक है। ट्रैकियल रेस्पिरेशन पूछा जाएगा डायरेक्ट बेटा आपको, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल, जिसमें हम लोग भी आएंगे, ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड कौन सा, मैमल्स, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें कौन सा होगा, अरे लंग्स होता है, हम जानते ही हैं, दो बड़े बड़े से होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं लंग्स बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको पहले ही डायग्राम बनाए थे कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है दो, ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। तो लंग्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट से, ठीक है, आ जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, सांस किससे लेते हैं, कैसे लेते हैं, जानते हैं,
ऐसे है, ठीक है, देखो ऐसे लिए, ठीक है, तो नोज से हमारा एयर गया, बक्कल कैविटी से भी एयर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कौन सा, फेरिंग्स बोलते हैं। यहाँ पे एक पाइप होगा जिसको बोलेंगे विंड पाइप, एक फूड पाइप होगा विंड पाइप, तो विंड पाइप में लेके जाना है, विंड पाइप फिर यहाँ से डिवाइडेड होगा जिसको बोलेंगे हमारा, ठीक है, विंड पाइप को ट्रैकिया भी बोलते हैं, फिर यहाँ से डिवाइड होगा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फिर अंदर जाएगी लंग्स, और नीचे एक होगा हमारा डोम शेप का, इस तरह करके उसको बोल देंगे डायाफ्राम। डायाफ्राम में एयर जाएगा नहीं, वो मैकेनिज्म में काम आता है, ठीक है। चलिए देखिए लिखा गया बेटा हमारा, ठीक है, ये डायग्राम बनाया गया एक आपको, ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया कौन सा, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, फिर बात करेंगे नेजल चैम्बर दूसरा, फिर कौन सा है, इंटरनल नोस्ट्रिल, ठीक है। यूबिला यहाँ पे पाया जाता है हमारा बक्कल कैविटी के पास में, ऊपर जाता है, एपिग्लॉटिस नीचे आता है, ऊपर जाता है, एपिग्लॉटिस नीचे ऐसे रहता है, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है, बंद करेगा हमारा, ठीक है, कि खाना कहीं इधर ना चला जाए, तो खाना की बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा है जिसको बोलते हैं ग्लॉटिस, ट्रेकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस, ठीक है, इसोफेगस की ओपनिंग को, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, गलट्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गलट्स बोलते हैं, ठीक है। फेरिंग्स, कॉमन पैसेज फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फूड एंड एयर, ध्यान रखना बेटा, देखो लिखा गया है एयर और होगा, और कौन सा होगा, फूड होगा। फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे एक मिलेगा साउंड बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे क्या पाया जाएगा, साउंड बॉक्स, ऐसे पकड़ दो, ऐसे करते रहेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है, साउंड का प्रोड्यूस होता है इनहेलेशन एक्सहेलेशन, तो कब होगा, एक्सहेलेशन में होता है बेटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है, देखिए जैसे बना लिया गया, ठीक है, देखिए आपको बना देते हैं डायग्राम सुंदर सा प्यारा सा, ठीक है, देखिए इस तरह करके ये सी शेप का क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग है, ठीक है, ये कार्टिलेजिनस रिंग सी शेप है। इधर को देखो किधर लिखा गया है, इनकम्प्लीट डॉर्सल साइड, ये वेंट्रल, ये पीछे डॉर्सल, ये इंटीरियर, नीचे पोस्टीरियर। फिर याद रखना बेटा, पूछा गया डॉर्सल तो वेंट्रल, डॉर्सल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, याद रखना बेटा, ठीक है। तो डॉर्सल साइड में कैसा है, इनकम्प्लीट, क्यों इनकम्प्लीट है सर, पूरा हो जाता, पूरा रिंग रहता तो और बढ़िया रहता, तो लोग बोलते हैं सपोर्ट करने के लिए, तो पूरा रहता और क्यों, क्योंकि आगे हमारा, ठीक है, ऊपर देखो आगे क्या है बेटा हमारा, ठीक है, विंड पाइप, पीछे फूड पाइप, यदि पूरा रहेगा तो फूड पाइप को क्या करेगा, दबा देगा, और फूड पाइप दब जाएगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी बेटा, ठीक है। तो फूड पाइप को बचाना है और विंड पाइप को, क्योंकि एयर जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ना हो जाए, ठीक है, कि एयर बाहर गया तो कहीं दब ना जाए। आप पाइप ले लो, कोई भी पाइप ले लो जिसमें कोई सपोर्ट नहीं है, माउथ में लीजिए, खींचिए उसको, तो क्या होगा, चिपक जाएगा, ठीक है। फिर वो करेंगे, एयर डालेंगे उसके, हमारा इनहेल करेंगे तो पाइप क्या, ये फूल जाएगा, ठीक है। तो ये जो सी शेप है उसको क्या करता है बेटा, हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करता है बेटा, ठीक है। तो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पाया जाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है साउंड बॉक्स कितने कार्टिलेज के, तो 9 कार्टिलेज के पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब देखिए एक डायग्राम सुंदर सा, यहाँ पे डायग्राम आपको लंग्स का दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ठीक है, अब बात करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे हमको ट्रेकिया दिख रहा है, ट्रेकिया दिख रहा है बेटा, आपको बहुत सुंदर सा ट्रेकिया दिख रहा होगा आपको बेटा, ठीक है। चलिए तो ये ट्रेकिया दिख रहा है, ऊपर ये क्या दिख रहा है, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, ऊपर की बात करेंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या दिख रहा है, ट्रेकिया के ऊपर की बात करेंगे तो ये कौन सा दिखेगा बेटा हमारा, की बात करेंगे तो कौन सा बेटा हमारा, लैरिंग्स है, जिसको कौन सा बोलते हैं हम लोग, साउंड बॉक्स बोला जाता है, ठीक है। और इसी के ऊपर ऐसे करके एक और ऐसे बना लेते हैं तो जिसको बोलते हैं हम लोग एपिग्लॉटिस बोला जाता है, ठीक है। एपिग्लॉटिस भी कार्टिलेजिनस रिंग का होगा, ठीक है, लैरिंग्स भी कार्टिलेजिनस रिंग बताए थे, लैरिंग्स को ये बोला जाता है साउंड बॉक्स मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेजिनस रिंग हमारा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए ट्रेकिया में आपको सी शेप के कार्टिलेजिनस हमारा रिंग दिख रहे होंगे, और ट्रेकिया के साथ साथ, ठीक है, देखिए ट्रेकिया क्या हुई, यहां से डिवाइड हो गई, ठीक है, देखिए लिखा गया है ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, ठीक है, देखो लिखा गया है, ठीक है। तो ब्रोंकस में जो डिवाइड हुआ है तो वहां पे भी हमको देखना बेटा कि ये सी शेप के क्या दिख रहे हैं, कार्टिलेजिनस रिंग दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ब्रोंक्यूल्स में हमको कार्टिलेजिनस रिंग नहीं दिख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्या हमारा ट्रेकिया पे सिर्फ कार्टिलेजिनस रिंग होता है, नहीं बेटा नहीं, ठीक है, कि जब ट्रेकिया हमारा डिवाइड होती है ब्रोंकस में प्राइमरी, सेकेंडरी,
टर्सरी, ठीक है, तो वहां पे भी हमको सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग देखने को मिलेंगे। क्या ब्रोंकियोल्स में हमारा होता है, तो ब्रोंकियोल्स को भी फर्दर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसमें देखा जाएगा कि हाँ एक में होगा, 2 में नहीं होगा, वो आगे बात किया जाएगा बेटा, ठीक है। तो देखिए ये डिवाइड किया गया हमारा, ठीक है, ये राइट वाला लंग्स हो गया और ये वाला कौन सा हो गया बेटा हमारा लेफ्ट लंग्स, ठीक है। लेफ्ट लंग्स में देखो ये पाया जाता है जिसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, और यहीं पे क्या फिट होगा बेटा हमारा, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा हार्ट होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा होता है हार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए आपको डायग्राम में बहुत सुंदर सा दिख रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे यदि हम लोग ग्रीन कलर से लेते हैं, ठीक है, तो इसको देखिए ये और ये, ठीक है, तो राइट लंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं 1 2 3, ठीक है, और लेफ्ट लंग्स को ओनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो डिवीजन करता है उसे क्या बोलते हैं ऑब्लिक फिशर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, और देखें यहाँ पे भी ऑब्लिक फिशर, यानी राइट और लेफ्ट दोनों में ऑब्लिक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल ओनली किसमें है बेटा हमारा राइट लंग्स में, कितने है सिर्फ हमारा राइट लंग्स में है बेटा, ध्यान देखना बेटा, ठीक है। ये लोअर पार्ट ये आपको बता दिया, मिडिल पार्ट ये अपर पार्ट, ठीक है, ये लोअर पार्ट ये हमारा अपर पार्ट है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए ये जो हमारा ट्रेकिया है डिवाइड हो रहा है किस पे, तो लिख सकते हैं बेटा हमारा थोरैक्सिक 5th लेवल, ठीक है, यानी T5 लेवल पे, ठीक है, कि ट्रेकिया क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। ये एनसीईआरटी की लाइनिंग है बेटा, एनसीईआरटी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि ट्रेकिया जो हमारा ब्रोंकस में डिवाइड हो रही है वो किस लेवल पे, तो इसको बोलते हैं थोरैक्सिक लेवल। थोरैक्सिक का जो T5 होता है वहीं से क्या होता है हमारा ट्रेकिया क्या होती है डिवाइड हो जाती है, किसमें हमारा राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है बेटा आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, सुंदर सा आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आता है बेटा देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा आपको, ठीक है। तो एनसीईआरटी डायग्राम आप इसको ध्यान रखना, वही चीजें लिखी गई हैं, एपिग्लॉटिस लैरिंग्स ट्रेकिया T5 लेवल पे डिवाइड हो रही है, ब्रोंकस ब्रोंकाई, ठीक है, आपको देखो लिखा गया है यहाँ पे ट्रेकिया डिवाइडेड इन लेफ्ट एंड राइट, ब्रोंकस एट 5th थोरैक्सिक वर्टिब्रा, ठीक है, ये आपको पता चल गया बेटा, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम आपको देखो एक और डायग्राम दिया गया है फर्स्ट क्लास का, एक लंग्स का डायग्राम 3D इमेज के साथ साथ आपको दिखाया जा रहा है बेटा, ठीक है। इसमें हम लोग बात करें कवरिंग की, लंग्स की कवरिंग की बात करें, किसकी बात करें बेटा हमारा, तो लिख सकते हैं बेटा हमारा कि कवरिंग ऑफ लंग्स, ठीक है। हम लोग हमारा देखेंगे भी जो लिखा गया है, हम लोग नोट्स जो बनाए थे उसमें भी देखा जाएगा, बट इसमें भी देखा जाएगा, ठीक है। अब आता है कवरिंग कितने होंगे, लंग्स की कवरिंग कितनी होगी, ठीक है, तो देखते हैं कितनी होगी, ठीक है, जैसे बोलता है ना वो, ठीक है, कि गब्बर सिंह बोलता है कितने आदमी होंगे, ठीक है, तो बोलता है सरदार 3 या 2 जो भी है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे बात करेंगे बेटा, ठीक है, पूछा है कवरिंग ऑफ लंग्स कितने होंगे, तो 2 होंगे, एक आउटर होगा और एक कौन सा होगा हमारा इनर। तो कवरिंग ऑफ लंग्स को बोलते क्या है, कवरिंग ऑफ लंग्स को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं प्लूरा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, तो प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखो ये हमारा है आउटर प्लूरा और ये कौन सा हो गया इनर प्लूरा, ठीक है, 2 प्लूरा हो गए, आउटर प्लूरा एंड कौन सा बेटा हमारा इनर प्लूरा, ठीक है। आउटर प्लूरा को क्या बोलते हैं, लिख सकते हैं, ये कौन सा बेटा हमारा आउटर, और ये कौन सा बेटा हमारा, तो बात करें कौन सा हो गया हमारा इनर, ठीक है। तो आउटर एंड कौन सा हो गया बेटा हमारा इनर प्लूरा हो गया, ठीक है। आउटर प्लूरा को पेराइटल प्लूरा बोलते हैं, इनर प्लूरा को क्या बोलते हैं विसरल प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। प्लूरा के बीच में प्लूरल कैविटी होगी जिसके अंदर क्या होगा, तो लिख सकते हैं हमारा, तो प्लूरल फ्लूइड होगा, क्या होगा बेटा हमारा प्लूरल फ्लूइड होगा, ठीक है। उसके अंदर दोनों कैविटी के बीच में क्या होगी, एक प्लूरल फ्लूइड होगी। प्लूरल फ्लूइड करता क्या है, ठीक है, करता क्या है, ठीक है। तो प्लूरल फ्लूइड की बात करेंगे तो ये क्या काम करेगा बेटा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्या करता है, जो अदर ऑर्गन है, जो इसके सटे ऑर्गन है उनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसको क्या करता है रिड्यूस करता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं बेटा हमारा कि रिड्यूस फ्रिक्शन फ्रॉम कहाँ पे बेटा, तो अदर ऑर्गन्स, ठीक है, जो इससे सटा होता है, ठीक है, हार्ट जो सटा होता है ये सब बगल में होते हैं, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या करता है रिड्यूस करता है बेटा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में, ठीक है, ये आपको नहीं जानना बेटा, ठीक है। ये दिया गया हमारा मीडिया स्टर्नल प्लूरा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है स्टर्नम होता है बेटा, ठीक है। तो ये आपको कवरिंग पता चली गई कि 2 कवरिंग है, आउटर एंड इनर, आउटर पेराइटल इनर विसरल, दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा उसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। प्लूरल फ्लूइड का क्या काम है, तो प्लूरल फ्लूइड का क्या
काम है, ठीक है। तो फ्लूइड है दोनों के बीच में, ठीक है, जैसे मान लो ये फ्लूइड है, ठीक है, तो इस पे आपने कुछ भी गिराया, ठीक है, तो क्या करेगा, ऐसे करेगा, देखो ऐसे करके ये रुक जाएगा, इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो जो अदर ऑर्गन है उसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो भी बचाएगा और शॉक एब्जॉर्प्शन भी काम करेगा। लेकिन एनसीईआरटी बोलती है कि रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ द अदर ऑर्गन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा हमारा, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे एक आपको सरफेस ऑफ लंग्स दिख रहा होगा, ठीक है, देखिए आपको सरफेस ऑफ लंग्स, ठीक है। लंग्स को आपको बताने का डायग्राम बनाने का बताया गया है कि लंग्स कैसे दिखता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ये लंग्स है, ठीक है, ये देखिए ये हमारा 3D इमेज है, ठीक है, ये हमारा देखिए इस तरह करके, ठीक है, और ये नीचे की साइड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, देखो क्या मीडियल सरफेस दिया गया है, ये डायफ्राम में, ठीक है, डायाफ्राम यहाँ पे कौन सा होता है बेटा, हमारा डायाफ्राम होता है बेटा, ठीक है, डायाफ्राम हो गया। एक हमारा कौन सा दिया है, जो रिब्स के तरफ, जो रिब्स को क्या बोलते हैं, कोस्टल बोलते हैं, तो उस तरह के साइड का दिया गया तो उसे बोलते हैं कोस्टल रिब, ठीक है। और यहीं पे हमारा क्या होता है, ट्रैकिया यहीं से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, T5 थोरेसिक लेवल पे यहां से आगे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है बेटा, ठीक है। तो ये आपको कौन सा दिख रहा होगा, हमारा लंग्स के बारे में दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग, ठीक है, कि लंग्स के बारे में जो पढ़ा उसी के बारे में आप देख सकते हो। आउटर को पेराइटल, इनर को क्या बोलते हैं, विसरल, कवरिंग ऑफ द लंग्स हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रहिए, जोश बने रहिए, ठीक है, जोश भरपूर रहना चाहिए बेटा, ठीक है। हार्ट का डायग्राम है यहाँ पे हार्ट कहाँ पे फिट है बेटा, हमारा कार्डियक है नोच में, इनके बीच में प्लूरल फ्लूइड है, देखो एनसीईआरटी की लाइनिंग है, प्लूरल फ्लूइड प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ टू प्लूरल मेम्ब्रेन एंड रिड्यूस फ्रिक्शन फ्रॉम द अदर ऑर्गन, ठीक है। देखिए ये आपको बता दिया गया बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे कि हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे कि अब एयर की बात करेंगे, ठीक है। एयर जा रहा है, तो एयर जो जा रहा है बेटा, ठीक है, वो वहां पे क्या हो रहा है बेटा, ठीक है, कि वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, दो जोन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक कंडक्शन ऑफ एयर है जिसको बोला गया कंडक्टिंग जोन, और जहां पे एक्सचेंज हो रहा है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। यानी ऐसे समझ में आ गया कि पूरे के पूरे यदि हमारा पैसेज बात करें, ठीक है, पाथवे ऑफ बात करें एयर की, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है बेटा हमारा कौन सा, हमारा कंडक्टिंग जोन, और दूसरा कौन सा है, रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया हमारा कि दो होते हैं, दो तो हमारे पाथवे पता चल गए। अब दोनों पाथवे में कौन सा पाथवे का क्या काम है और कहां तक है उसके बारे में हमको पढ़ेंगे, और उसके ऊपर कौन सी लेयर है उसके बारे में हम लोग ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा कंडक्टिंग जोन के बारे में, ठीक है। कंडक्टिंग जोन, ठीक है, देखो लिखा गया कंडक्टिंग जोन, ठीक है। देखिए यहां तक ये जो पोर्शन है ये है कंडक्टिंग जोन, ठीक है। ये कौन सा है, कंडक्टिंग जोन, ठीक है। यानी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जब हम लोग बात करेंगे कि टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, ठीक है, यानी हम लोग कंडक्टिंग जोन की बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं बेटा हमारा, तो यहां पे लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है बेटा, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहां जाएगा हमारा, तो लिख सकते हैं बेटा हमारा तो टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है, यहां तक हमारा होता है तो उसको बोलते हैं कौन सा, हमारा कंडक्टिंग जोन बुलाता है, ठीक है। यानी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हो रहा है, यहां से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फिर कौन सा होगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, सॉरी एक्सटर्नल इंटरनल नॉस्ट्रिल, फेरिंज, ट्रैकिया फिर डिवाइड हो गई, डिवाइड देखो ट्रैकिया डिवाइड हो गई, ब्रोंकाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई, देखो लिखा गया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। फिर ब्रोंकियोल्स आता है, ब्रोंकियोल में इनिशियल ब्रोंकियोल और दूसरा कौन सा है, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। तो यहां तक जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, एनसीईआरटी में दिया गया, तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। तो देखो ये हमारा अब आता है कि सर सी शेप का जो कार्टिलेजिनस रिंग बना रहे थे वो कहां तक होगा, तो ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई तीनों पाए जाएंगे, ब्रोंकियोल में सिर्फ इनिशियल ब्रोंकियोल होता, कहां तक, इनिशियल, यानी कंडक्टिंग जोन में एक्सेप्ट टर्मिनल ब्रोंकियोल में कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होगा और सारे के सारे पार्ट में होगा, ठीक है, सारे के सारे। अब क्या एक्सटर्नल यहाँ पे नहीं बेटा, ट्रैकिया से स्टार्ट होता है, कहां से, ट्रैकिया से। नहीं सर हमारा सर आपने बोला था कंडक्टिंग जोन, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ही लगा देना, नाक हमारा क्या होता है, ऐसे ही कैसे पड़ा होता है कि वो हमारा नहीं होता है, ठीक है। बदमाशी मत करना, कमेंट में करते हो कि सर ऐसा होता है, ठीक है, नहीं, ठीक है। कहां से, ट्रैकिया से बात किया जा रहा है जहां पे हमारा पाइप है बेटा, ठीक है। तो वहां पे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। अब आता है कि इसका काम क्या होता है, ठीक है। देखिए
पहला है कंडक्शन ऑफ एयर, ठीक है, तभी तो इसका नाम दिया गया कंडक्टिंग जोन दिया गया, ठीक है। दूसरा, ठीक है, देखो बहुत क्लियर कंडक्शन, कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, जो फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उसको क्लियर करता है। कैसे करता है, कैसे करता है, दिमाग लगाएं, ठीक है। सर आपने बताया आ रही है, ठीक है, ये कैसे हो गया हमारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कि कंडक्शन ऑफ एयर तो समझ में आ गया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल तो रेस्पिरेटरी जोन तक, यहां तक, ठीक है। लेकिन ये पूछा गया क्लियर कंडक्शन, तो यहां पे जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, सिंपल सिलिएटेड कॉलमिनर इपिथेलियम। क्या पाती है बेटा हमारा, तो लिख सकते हैं, क्या बढ़िया बात, ठीक है, कौन सा होता है, तो लिख सकते हैं बेटा हमारा सिंपल सिलिएटेड कॉलमिनर, कौन सा, इपिथेलियम, ठीक है। चलो ठीक है, सिंपल हमारा हो गया, हमारा कौन सा यहाँ पे, ठीक है, लिख लिए कि सिंपल सिलिएटेड कॉलमिनर इपिथेलियम, यानी यहाँ पे सीलिया पाई जाती है। ऐसे सीलिया का डायरेक्शन क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक है। जब एयर अंदर इनहेल करें तो सीलिया का डायरेक्शन कहाँ पे होता है हमारा, ऊपर की साइड में होता है, ठीक है। तो जब एयर जा रहा है तो उसमें जस्ट पार्टिकल या कोई भी आ रहा है उस पर ट्रैप हो जाता है, ठीक है, ट्रैप हो जाएगा तो बाहर की तरफ जाएगा और एयर कहाँ चला गया, अंदर की तरफ, ठीक है। तो हमारा क्लियर कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। दूसरा दिया गया ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ये कैसे करता है, तो हमारा क्या करता है, म्यूकस निकालता है, म्यूकस के कारण, ठीक है, कि उसके कारण बेटा हमारा लिख दे रहे हैं बेटा, किसके कारण, म्यूकस के कारण क्या होता है हमारा, ह्यूमिडिफिकेशन होता है, ठीक है। तीसरा दिया गया है मेंटेन टेम्परेचर फ्रॉम कंडक्टिंग एयर अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। चाहे बाहर कैसा इन्वायरमेंट हो, ठंडा हो चाहे गर्म हो, हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी टेम्परेचर तक जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा कैसे सर, ऐसा कैसे बताइए जरा, सोचिए, फिर सोचे, फिर सोचे, सोचे, आ गया समझ में, ठीक है, कैसे, ठीक है। तो देखो जैसे हम लोग मान लो कि बाहर ठंडा है, बहुत ठंडी हवा है, अंदर लिए ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। अब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया तो ब्लड में क्या होता है, हमारा क्या होता है, ब्लड हीमोथर्म होता है, टेम्परेचर बढ़ाता है, ठीक है। तो ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ा, ठीक है, ठंडी हवा गई, दोनों आपस में मिले, टेम्परेचर बढ़ा, घटा था, दोनों बराबर हुए, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, उसको इनहेल कर दिए। अब सर गर्म हवा लिए, वार्म एयर इनहेल किए, तो वार्म एयर इनहेल किए तो क्या होगा, क्या होगा, सोचो जरा, क्या ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा, अरे नहीं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा, वहां पे म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ा दिया जाए, किसका सिक्रीशन, म्यूकस का सिक्रीशन क्या कर देंगे, बढ़ा दिया जाएगा। जब म्यूकस सिक्रीशन है यानी एक तरह से मान लो मोम की तरह है, म्यूकस बढ़ा दिया जाएगा तो क्या गर्म हवा लगेगा, हमारे स्किन को टच करेगा, सेंसेशन करेगा, नहीं, म्यूकस क्या करेगा, उसको टेम्परेचर को कूल डाउन करेगा, कूल डाउन कितना, बॉडी टेम्परेचर, फिर उसको क्या करेंगे, इनहेल किया जाएगा, ठीक है। तो एयर कंडीशनर की तरह काम करता है बेटा आपको, ठीक है। तो ये हमारा किसका पार्ट हो गया, कंडक्टिंग जोन के बारे में, ठीक है। दूसरा दिया गया रेस्पिरेटरी जोन, इसका काम क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, कहां से स्टार्ट होता है, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वुलर डक्ट तक, ठीक है। देखिए रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट है, ठीक है, और नीचे होता है एल्वुलर सैक के बारे में, ठीक है। यानी ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि ये कहां से स्टार्ट होता है, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से स्टार्ट होता है और एल्वियोलर सैक तक जाता है, ठीक है, एल्वियोलर सैक तक जाता है बेटा हमारा, ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, थेलियम की बनी होती है बेटा, ठीक है। तो देखो सिंपल स्क्वामस किसकी बनी होती है बेटा, एपिथेलियम की बनी होती है बेटा आपको, ठीक है। ये कहां से, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से स्टार्ट होगा, एल्वुलर सैक तक होता है बेटा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे एक एल्वुलाई बनाई गई है, ठीक है, एल्वुलाई बनाई गई, बहुत सुंदर सा एल्वुलाई बनाई गई, ठीक है। देखिए हम क्या करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ठीक है, कि ये हमारा था एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर डक्ट, यहाँ पे पाई जाती है बेटा हमारा, इसको बोलते हैं एल्वियोलर, एल्वियोलर सैक बोलते हैं। और एल्वियोलर सैक के अंदर, एल्वियोलर सैक के अंदर ऐसे बना लेते हैं कि छोटे 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 ये क्या पाई जाती है बेटा हमारा, एल्वुलाई पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, छोटे छोटे एल्वुलाई पाई जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक यहाँ से कट किया और ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर आप किसका है बेटा हमारा, एल्वुलाई, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा किसका है बेटा, तो स्ट्रक्चर ऑफ कौन सा हो गया बेटा हमारा, एल्वियोलाई,
ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई का। ठीक है, अब आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई और नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी में डायग्राम बहुत अच्छा सा दिया गया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई की बात करेंगे तो एल्वुलाई की मेम्ब्रेन देखो, ये हमारा कौन सा एल्वुलाई है, ये जो है बेटा ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ये क्या है बेटा, हमारे ब्लड वेसल। देखो ये जो रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ पे देखो ऐसे छोटे 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 छोटे, ये देखो दिख रहे होंगे रेड कलर के। ठीक है, ये सब क्या है, ब्लड है, आरबीसी है, सब क्या है, आरबीसी प्रेजेंट है बेटा, हमारे पूरा का पूरा आरबीसी घूम रहा है इसके तरफ। बताया था ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन को ले जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देगा। ठीक है, तो ये पे कौन से हैं, ऑक्सीजन घूम रहे हैं, और ये हमारा क्या है, हमारा आर्टरी और वेन है बेटा। ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, ये देखो ब्लड वेसल्स हैं सबके। ठीक है, तो ये पूछा था स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई में टोटल कितनी लेयर होती है, या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो एल्वुलाई की ये फर्स्ट मेम्ब्रेन एल्वुलाई की, ठीक है, जिससे किसकी बनी होती है बेटा हमारा, तो लिख सकते हैं सिंपल स्क्वामस, कौन सा बेटा हमारा, तो एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, किसका बना है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना है। ठीक है, फिर बीच में इनके दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होगी सेकंड, जिसको बोलते हैं हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, सेकंड हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में होगी। जैसे मान लो एल्वुलाई, ये हमारा ब्लड वेसल, इनके बीच में जो मेम्ब्रेन होगी उसे क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसकी होती है हमारा तीसरा, जिसको बोलते हैं एंडोथेलियम। ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ, लिख सकते हैं ऐसा पूरा लिख देते हैं, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरी, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टोटल हमारा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, टोटल क्या हो गया बेटा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हो गई बेटा हमारा कि 1 2 3। ठीक है, अब ये पूछा था इसकी टोटल थिकनेस कितनी होती है, पूछा गया है। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां पे पूछा गया है टोटल, लिख सकते हैं बेटा कौन सा, तो लिख सकते हैं बेटा कौन सा, लेस देन 1 मिलीमीटर। ठीक है, लेस देन 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, देखिए ये आपको नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि डिफ्यू हमारा बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई, बता दिया गया, देखो दिख रहा है आपको। ठीक है, इसी में ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, इसके नीचे ब्लड है लेके जाएगा। ठीक है, तो टोटल थिकनेस बता दी गई, कितने लेयर होते हैं, और टोटल इसमें बता दी गई कि हमारा लेस देन 1 मिलीमीटर होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई आपको 3D डायग्राम में अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसको बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे बेटा हमारा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ किसकी बात करेंगे बेटा, हमारा ब्रीदिंग के बारे में। ठीक है, अब आता है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, शानदार। अभी तक हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, खेला, अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है हम समझाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो दिखा गया है। ठीक है, हम आपकी बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। ठीक है, चलिए ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ बात करेंगे बेटा हमारा तो ब्रीदिंग के बारे में। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है क्या है, कैसे होता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो चीज होता है, इनहेलेशन और कौन सा होता है बेटा हमारा, एक्सहेलेशन होता है। ठीक है, इनहेलेशन होता है, कौन सा होता है हमारा, एक्सहेलेशन होता है। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है ये करता कौन है, तो मसल करेगा, क्योंकि हमारा मसल देखो। ठीक है, इनहेल इनहेल एक्सहेल बोलती है, अपने चेस्ट पे हाथ रखिए और इनहेल और एक्सहेल करिए। ठीक है, तो इनहेल और एक्सहेल करना है। चलिए बेटो, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। ठीक है, जिसमें बात किया गया था कि 2 मसल इन्वॉल्व होंगे। पहला है डायाफ्राम मसल। ठीक है, कौन सा बेटा हमारा, तो डायाफ्राम मसल। ठीक है, डायाफ्राम मसल। दूसरा हमारा है इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, डायाफ्राम मसल कैसे, ठीक है, कि यदि हम लोग लंग्स की बात करें, देखो लंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा होता है, डायाफ्राम। तो यहाँ पे जो मसल्स होता है उसी को बोलते हैं कौन सा, हमारा डायाफ्राम मसल बोला जाता है बेटा। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे तो इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इंटर मतलब अंदर की साइड में, किसके, कोस्टल मतलब होता है रिब्स होता है। ठीक है, यदि हम लोग ऐसे बात करें, ठीक है, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर जो मसल होगा, ठीक है, देखिए ऐसे बना लेते हैं, एक मसल ऐसे। ठीक है, दूसरा हम लोग दूसरे पेन से ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे। ठीक है, ये 2 मसल। ठीक है, एक होता है इंटरकोस्टल मसल, इसको क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल यहाँ पे कितने टाइप्स के पढ़ना है, 2 टाइप्स के। ठीक है, एक जो ब्लू वाला हमको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग, बोला जाता है बेटा हमारा कि एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल इंटर, लिख सकते हैं बेटा इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल। ठीक है, कोस्टल मसल। ठीक है, और ये वाला ग्रीन वाला है जिसको बोला जाएगा कि इंटरनल इंटर कोस्टल मसल। ठीक है, एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल।
ठीक है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। देखिए ये लिख दिया गया आपको, ठीक है। तो ये दो मसल हमारे यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। एक दिया गया हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक दिया गया इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या काम करता है बेटा हमारा, ठीक है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग में काम करता है बेटा, ठीक है। इसमें काम करता है नॉर्मल ब्रीदिंग में। और ये हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कब काम करता है, तो जब फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तब काम करता है। कौन सा बेटा हमारा, कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब देखो मसल की बात करें जो एक्सटर्नल, ठीक है। अब देखो मसल है तो मसल तो जानते हैं कि या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा और या तो रिलैक्स होगा, ठीक है। या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो क्या होगा, रिलैक्स, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, लिख दिया गया कि या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो कैसा होगा बेटा हमारा, रिलैक्स होगा, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है तो इससे होगा क्या बेटा, ठीक है, इससे होगा क्या, ठीक है। अब देखिए, देखना सिंपल सा, ठीक है, कि कैसे होगा, ठीक है। जैसे बात करें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, देखो ऐसे बात करेंगे, ये हमारा कैसा है, रिलैक्स पोजीशन, ये क्या कर रहा है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या हो रही है, बढ़ रही है, फिर एक सरफेस एरिया घट रही है, फिर सरफेस एरिया बढ़ रही है, फिर क्या हो रही है, घट रही है, रिलैक्स, ये कौन सा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स, और ये क्या हो गया हमारा, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी सरफेस एरिया बढ़, यानी यहाँ पे है तो ये ऊपर खींच रहा है, यानी सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। सरफेस एरिया किसका बढ़ा रहा है, इसको क्या बोलते थे, थोरैक्सिक, ठीक है। तो थोरैक्सिक का बात करें, थोरैक्सिक वॉल्यूम क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो थोरैक्सिक वॉल्यूम क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, थोरैक्सिक वॉल्यूम क्या हो रही है बेटा हमारा, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और जब रिलैक्स हो रहा है तो थोरैक्सिक वॉल्यूम क्या हो रही है बेटा हमारा, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। थोरैक्सिक वॉल्यूम क्या हो रही है बेटा हमारा, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसको ब्लैक पेन से ले लेते हैं, ठीक है, कि चलिए ये थोरैक्सिक वॉल्यूम क्या हो रही है बेटा हमारा, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है बेटा हमारा, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और जब इंक्रीज हो रही है तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनहेलेशन बोला जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सहेलेशन बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सहेलेशन, और इसको क्या बोलते हैं बेटा हमारा, इनहेलेशन बोला जाता है बेटा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए यही हमारा दिया गया यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग बात किए थे, देखिए नॉर्मल ब्रीदिंग में, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करेंगे बेटा हमारा, देखो नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, थोरैक्सिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। फोर्सफुल ब्रीदिंग में यदि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो थोरैक्सिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। देखो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल फोर्सफुल ब्रीदिंग में काम करता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल किस में काम करता है, नॉर्मल ब्रीदिंग में काम करता है बेटा, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल गया, ये मसल आपको बता दिए गए, ठीक है, दोनों चीजें बता दी गई बेटा आपको, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे दिया गया इनहेलेशन और दूसरा कौन सा दिया गया बेटा हमारा, एक्सहेलेशन के बारे में दिया गया है, ठीक है। इनहेलेशन और किसके बारे में, हमारा एक्सहेलेशन के बारे में दिया गया है, ठीक है। कि इनहेलेशन की बात करेंगे बेटा हमारा, ठीक है, इसकी बात किया जाएगा बेटा हमारा, कि इनहेलेशन की बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो इनहेलेशन में क्या होता है हमारा, या इंस्पिरेशन में क्या करेंगे, ये कैसा प्रोसेस है बेटा हमारा, एक्टिव, और एक्सपायरेशन में कौन सा है बेटा हमारा, पैसिव, ठीक है। अब होगा क्या, ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पे डायफ्राम, देखो ये डायफ्राम है, ये रिलैक्स कंडीशन में है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस तरह का, ये रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स और ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सरफेस एरिया क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि हमको जब इनहेल करना है, कोई चीज को लेना है, ग्रहण करना है, एक्सेप्ट करना है, तो सरफेस एरिया क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो डायफ्राम भी हमारा कैसा हो गया, फ्लैट हो गया, तो सरफेस एरिया बढ़ गई। और जो हमारा बात किया गया था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगी। देखिए लिखा गया है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन फ्लैटेंड हो गया, थोरैक्सिक वॉल्यूम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एंटीरियर पोस्टीरियर बताया था, एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन पे देखो, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पे, ठीक है। EICM कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऊपर जाएगा, देखो ये देखो ऊपर आया तो सरफेस एरिया क्या हो गई, बढ़ गई, थोरैक्सिक वॉल्यूम बढ़ा, टोटल सरफेस एरिया बढ़ी तो प्रेशर क्या हो गया, घटेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। और जब प्रेशर घटेगा तो एटमॉस्फेयर एयर इंटर इनटू लंग्स में, ठीक है, बाहर से कहां चला जाएगा, अंदर की साइड में, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गई, अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन हाइयर कहां, हाइयर इन्वायरमेंट में, तो हाइयर से कहां चला जाएगा, लोअर साइड में चला जाएगा, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे कौन सा हमारा एक्सपायरेशन है, ठीक है। ये कैसा है, पैसिव प्रोसेस, यहाँ पे कैसा होगा,
सरफेस एरिया कम करनी है, क्योंकि सरफेस एरिया कम करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तभी तो एयर कहाँ जाएगा, बाहर की साइड में जाएगा, क्योंकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर क्या हो गया ज़्यादा, इन्वायरमेंट में क्या है कम, तो उसको क्या करेंगे दबाएंगे, उसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि ये हमारा ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसा होगा रिलैक्स, डायफ्राम कैसा था कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसा होगा रिलैक्स। ठीक है, तो देखो डायफ्राम कैसा हुआ रिलैक्स, ईआईसीएम भी रिलैक्स हुए, टोटल थोरेक्सिक वॉल्यूम क्या हो गया, हमारा टोटल थोरेक्सिक वॉल्यूम कम। ठीक है, थोरेक्सिक वॉल्यूम क्या हो गया, देखो यहाँ पे कम, यहाँ पे भी कम। ठीक है, तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, तो कहाँ जाएगा, एयर फ्रॉम लंग टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये दोनों मैकेनिज्म आपको एनसीईआरटी में डायग्राम ए भी दिया गया है और एनसीईआरटी में डायग्राम ए भी दिया गया है बेटा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोनों मैकेनिज्म, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म समझ आ गया। तो अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कौन सा बेटा हमारा कैपेसिटी के बारे में बात किया जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और हमारा कैपेसिटी की बात करेंगे, तो इसको हम लोग एक ग्राफ से बात किया जाएगा और यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल भी देखा गया, उसके पिछले साल भी देखा गया। ठीक है, तो हो सकता है इस साल भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, तो ध्यान रखना रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कौन सा बेटा हमारा कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, होता क्या है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, देखो कि इसको हम लोग किससे नापते हैं बेटा हमारा, स्पाइरोमीटर से। ठीक है, किससे नापा जाता है बेटा हमारा, स्पाइरोमीटर से नापा जाता है बेटा। ठीक है, उसको जो मेजर किया जाता है किससे करते हैं, स्पाइरोमीटर, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अब स्पाइरोमीटर से जब नापा जाता है, एक मशीन होती है माउथ में लगाते हैं और एक लैपटॉप की तरह होती है, बोलते हैं इनहेल करो एक्सहेल करो, तो वहां पे एक ग्राफ मिलता है। तो देखो ये आपको ग्राफ बनाया गया है बेटा। ठीक है, ये नेट पे भी आपको डायग्राम मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये देखो एक ग्राफ बनाया गया है बेटा। ठीक है, ये देखो ग्राफ हमारा, देखो ये हमारा हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर बराबर, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये देखा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इधर लिखा गया लंग्स वॉल्यूम और इधर लिखा गया लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, वॉल्यूम को जोड़ा जाता है तो कैपेसिटी आती है। ठीक है, जैसे बात करें कैसे वॉल्यूम और कैपेसिटी की बात करें तो कैसे बात करेंगे, कैसे सोचा जाएगा, वॉल्यूम यानी जो आपका नॉर्मल और जो फोर्सफुली होता है, जैसे बोला जाए नॉर्मल पढ़ने की क्षमता कितनी होती है तो 2 घंटे, फोर्सफुली पढ़ाया जाए तो 4 घंटे, तो 2 और 4 जोड़ दिया गया तो उसे बोलते हैं 6 घंटे, यानी टोटल कैपेसिटी आपके पास कितनी थी, 6 घंटे, 6 आवर्स। ठीक है, तो यहीं पे वो बात किया जाएगा बेटा। चलिए आइए, ठीक है, तो लंग्स वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसको देखिए। ठीक है, ये वाला बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है इसको बोला बेटा, देखिए यहाँ पे इसको क्या बोला गया, 500 ml। ठीक है, हमको ये वाले वॉल्यूम याद रखेंगे और ये वाले वॉल्यूम अपने आप पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये टाइडल वॉल्यूम था जिसमें क्या किया, नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल किया। टाइडल वॉल्यूम ध्यान सुनना, किसे बोलते हैं, नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल को बोलते हैं। ठीक है, कि नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल किया गया तो कितना वॉल्यूम आया, तो 500 ml आया। ठीक है, फिर हमने क्या किया और इनहेल किया, फोर्सफुली इनहेल किया तो क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक है, तो ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर की साइड में। ठीक है, तो देखिए ये ग्राफ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, 2500 to 3000 ml होता है किसका बेटा, कि जब हम लोग फोर्सफुली इनहेल किया गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं IRV। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फोर्सफुली एक्सहेल किया, जैसे इनहेल किया था उसी तरह क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो एक्सहेल करेंगे फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो देखिए ये फिर नीचे आ गया, जिसको बोलते हैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1000 to 1100 ml है। 1000 तो कितना है बेटा हमारा, 1100 ml है बेटा। ठीक है, फिर हमारा जो हम लोग फोर्सफुली जब एक्सहेल कर दिया तो जो रिमेनिंग एयर बच गया उसे बोलते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम। जानते हो रेसिड्यू, जो बच गया। ठीक है, जो बच गया, जो कचरा बच गया। ठीक है, जिसको हम एक्सहेल नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हमारा 1100 to 1200 ml। ठीक है, पूछा जाता है कि स्पाइरोमीटर से किसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, किसको नहीं देख सकते, किसको मेजर नहीं कर सकते, तो याद रखना कौन सा, रेजिड्यूअल वॉल्यूम। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा कि डू नॉट मेजर इन द स्पाइरोमीटर बेटा। ठीक है, चलिए अब इनको जोड़ते जाओ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा, हमारा लंग्स कैपेसिटी मिल जाएगी। देखिए, ठीक है, कि यदि हमने टाइडल वॉल्यूम और IRV को जोड़ दिया तो क्या मिल गया, हमारा IC मिल गया। ठीक है, यदि हम टाइडल वॉल्यूम और इसको जोड़ दें, ठीक है, किसको, ERV को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, EC मिल जाएगा। वाइटल कैपेसिटी में तीनों को जोड़ दिया गया। ठीक है, IRV, टाइडल वॉल्यूम और ERV तीनों को जोड़ दिया गया तो क्या मिल गया, वाइटल कैपेसिटी।
FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करेंगे तो कौन कौन सा हो गया कि जो हमारा CO2 था जिसको निकालना था, निकालने के बाद जो बच गया था यानी ERV और RV को दोनों को जोड़ दें तो FRC मिल जाएगा, ठीक है। और टोटल लंग्स कैपेसिटी सबको जोड़ दें तो TLC मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो लंग्स कैपेसिटी क्या करना है, हमको जोड़ना है और टाइडल वॉल्यूम हमको ERV और RV बस याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, कि नॉर्मल इनहेल एक्सहेल टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, फोर्सफुली इनहेल तो IRV, फोर्सफुली एक्सहेल तो ERV, फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद जो बच गया उसे क्या बोला जाएगा, RV बोला जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर आगे बात करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। देखो लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, कि जहां भी RV आएगा, जहां भी RV आएगा, FRC में RV था क्योंकि ERV प्लस RV किए थे, टोटल लंग्स कैपेसिटी में RV तो आएगा ही आएगा, और हमारा सिर्फ RV, तो इसको हम लोग रेस्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, वही लाइनिंग दिया गया, रेस्पायरोमीटर कैन नॉट बी यूज मेजर द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एनी कैपेसिटी विच इनकरप्टेड द रेजिडुअल वॉल्यूम सच एज फंक्शनल रेसिड्यू कैपेसिटी FRC एंड टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC, ठीक है। अब ये आता है बेटा, ठीक है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ, यहाँ से डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, कौन सा, पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में, किसके बारे में बेटा, हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में क्या आया है, रेट ऑफ ब्रीदिंग इनटू टाइडल वॉल्यूम। रेट ऑफ ब्रीदिंग जानते हैं, नॉर्मल हमारा हेल्दी मैन है तो रेट ऑफ ब्रीदिंग कितना होता है, 12 to 16 होता है, तो 12 to 16 इंटू 500 कितना आ गया, 6000 to 8000 ml पर मिनट। वहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा, वहां पे डायरेक्ट ये वैल्यू लिखी गई एनसीईआरटी में। जब टाइडल वॉल्यूम पढ़ोगे तो टाइडल वॉल्यूम के लास्ट में ही लिखा गया है बेटा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो लिखा गया बेटा हमारा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, ठीक है, किसके बारे में दिया गया बेटा, हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, कि कैसे कैसे हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात किया जाएगा बेटा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पहला हमारा पूछा था कि मेन साइट क्या होता है, तो मेन साइट कौन सा होता है बेटा हमारा, तो एल्वुलाई होता है। कौन सा होता है बेटा हमारा, एल्वुलाई, जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है हमारा, ठीक है। तो देखिए लाइनिंग में पढ़ते हैं कि एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। ये आपको बताया गया था, हम लोग बात किया गया था, ठीक है, कि ब्लड एंड टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होगा और एल्वुलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होगा, ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी साइट है वो कौन सा बेटा हमारा, तो एल्वुलाई होता है, ठीक है। देखिए जैसे ये हमारा कि एनसीईआरटी का टेबल है, ठीक है, एक एनसीईआरटी का टेबल आपको दिया गया है, ठीक है। यदि बात करेंगे रेस्पिरेटरी गैस O2 एंड किसकी बात किया गया बेटा हमारा, CO2 के बारे में, ठीक है। तो O2 का कितना एटमॉस्फेरिक एयर है हमारा 159, ठीक है, और CO2 कितना है 0.3, ठीक है। यानी यहाँ पे बात किया गया कि O2 159 है, ठीक है, CO2 0.3 है, ठीक है। ये देखिए बाहर जा रहा है तो ये लिया गया हमारा लंग्स में, तो लंग्स में कितना हमारा एल्वुलाई की बात किया गया 104, देखिए बना दिया गया 104, देखते रहिए, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95, फिर टिश्यू तक जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 हमारा, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करेंगे, देखिए हमारा क्या किया जाता है, एक्सहेल, ये किया गया इनहेल, ये किया गया एक्सहेल, ठीक है। तो देखिए कितना है 45 कहाँ पे बात किया गया बेटा हमारा, देखिए यहाँ पे टिश्यू पे, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। टिश्यू में फिर हमारा कौन सा हो गया बेटा हमारा, देखिए 45 हमारा यहाँ पे, फिर ऑक्सीजनेटेड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे, फिर हमारा ये वाला दिया गया सीक्वेंस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते जाएंगे 32, फिर हमारा 0.3, ठीक है। तो ये आपको दिया गया टेबल हमारा, ठीक है, कि हमारा O2 एंड CO2 किस में बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है, एल्वुलाई में कितना होता है, कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एंड कौन सा बेटा हमारा टिश्यू है बेटा, ठीक है। तो ये आपके ग्राफ दिया गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे हमारा, देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, कि ऐसे बात करेंगे हमारा, तो ये हमारा कौन सा एल्वुलाई है, ठीक है, कौन सा बेटा हमारा एल्वुलाई है, ठीक है। एल्वुलाई से फिर यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं बेटा हमारा कौन सा, हार्ट बना लिया गया, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं टिश्यू बना लिया गया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बना लिया गया, टिश्यू बना लिया गया, ठीक है। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया, टिश्यू बना लिया गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग ले लेते हैं मार्कर दूसरा, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा कि एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, कितना हमारा दिया गया PO2, ठीक है 159, एंड CO2 कितना दिया गया बेटा 0.3 mm of Hg, ठीक है। यहाँ पे एल्वुलाई तक आया, ठीक है, एल्वुलाई तक
PO2 एंड CO2, ठीक है। पहले PO2 बात करेंगे 104 mm ऑफ Hg, ठीक है। कितना हमारा 104 mm Hg, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे ऑक्सीनेटेड, ये भी ऑक्सीनेटेड, टिश्यू से हमारा डीऑक्सीनेटेड और यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये हमारा कैसा है बेटा हमारा, तो लिख सकते हैं हमारा कि कौन सा हुआ, ऑक्सीजनेटेड। ये भी कैसा हुआ बेटा हमारा, तो ऑक्सीजनेटेड। ये कैसा हुआ बेटा हमारा, यदि बात करेंगे तो डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे भी कौन सा हो गया बेटा हमारा, तो डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये हमारा कौन लेके आता है, तो ये बात करेंगे पल्मोनरी वेन। ये कौन सा होगा बेटा हमारा, तो एरोटा होगा हमारा। यहाँ पे कौन सा होगा, तो लिख सकते हैं वेना कावा होगा, ठीक है। वेना कावा, ठीक है, वेना कावा, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब देखिए इधर हमारा ऑक्सीजनेटेड है और इधर कौन सा हमारा डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये हमारा एटमॉस्फेरिक एयर था, ठीक है। ये कौन सा बेटा हमारा एटमॉस्फेरिक है, एयर में O2 एंड CO2, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे O2 एंड CO2 के बारे में, तो PO2 एंड PCO2, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे PO2 एंड CO2, ठीक है। तो यहाँ पे जानते हैं हमारा, ठीक है, कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे बात किया गया कि यहाँ पे देखिए हमारा, ठीक है, एल्बुलाई में बात किया गया हमारा, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे देखिए 95 है और 40 है, ठीक है। कौन सा बेटा हमारा 95 एंड 40, ठीक है। तो 95 एंड 40, यहाँ पे 95 एंड 40। यहाँ पे आगे बात करेंगे PO2 एंड CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा 45। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा 40। यहाँ पे बात किया जाएगा कि PO2 एंड CO2 की बात करेंगे, देखना ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे 45 और यहाँ पे 40, ठीक है। देखो कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। 45 किसका है, CO2 का, ये 40 डीऑक्सीनेटेड, दोनों डीऑक्सीनेटेड था, चलिए क्या ऑक्सीनेटेड 95 एंड 40, ठीक है। अब एल्बुलाई पे जाएंगे, ठीक है। किस पे जाएंगे बेटा, हमारा एल्बुलाई पे, तो यहाँ पे कौन सा जाएगा हमारा 40, ठीक है। ये आपको NCERT का डायग्राम होता है, ठीक है। NCERT डायग्राम है जो पूछा जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपको बता दिया गया, इधर डीऑक्सीनेटेड, इधर कौन सा ऑक्सीनेटेड, टिश्यू लेवल पे बात किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारा एक डायग्राम बना दिया गया NCERT का, कि हमारा जब बात कर रहे हैं हमारा कि हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो कैसे कैसे कहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, कहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। चलिए अब देखिए, हम नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, ठीक है। अब गैस को जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट लेके जा रहा है, ठीक है, वो कौन लेके जा रहा है, तो हमारा कौन है, ब्लड है, ठीक है। कौन सा है हमारा, ब्लड है, जो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहा है हमारा। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड दूसरा कौन सा दिया गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 में ब्लड कितना परसेंट ले जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 ब्लड कितना परसेंट ले जाएगा, और प्लाज्मा कितना ले जाएगा, इधर भी प्लाज्मा कितना ले जाएगा, और कोई मिनरल क्या होंगे, तो उसके बारे में बात किया जाएगा। चलिए तो यहाँ पे पहला दिया गया है कि 97 to 98% कौन ले जाता है बेटा हमारा, आरबीसी ले जाता है, किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है। दूसरा 2 to 3% किसको ले जाता है बेटा हमारा, प्लाज्मा ले जाता है, किसको, ऑक्सीजन को। दो परसेंटेज में डिवाइड किया गया, 97 to 98% आरबीसी ले जाएगा और 2 to 3% कौन ले जाएगा बेटा हमारा, प्लाज्मा ले जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में अभी देखा जाएगा। दूसरा दिया गया ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कि 20 to 25 टाइम मोर सोल्युबल प्लाज्मा कंपेयर टू O2। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ठीक है। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, जहां पे जब नीट आप पढ़ोगे, NCERT पढ़ोगे, जहां पे स्ट्रक्चर ऑफ एल्बुलाई लिखा गया, स्ट्रक्चर ऑफ एल्बुलाई दिया है, उसी के बगल में लिखा गया है बेटा। इसमें देखिए 23% कौन ले जाएगा, आरबीसी, 70% कौन ले जाएगा, बाइकार्बोनेट फॉर्म में जाएगा, और 7% किस में जाएगा, हमारा डिजॉल्व प्लाज्मा, ठीक है। ये पूछा जाए सिर्फ प्लाज्मा, सिर्फ डिजॉल्व प्लाज्मा, सिर्फ प्लाज्मा पूछा जाए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 77% प्लाज्मा। डिजॉल्व प्लाज्मा पूछा जाए तो कितना लिखेंगे बेटा हमारा, 7%। ये ध्यान देख के रहना, ठीक है, आंखें खोल के रखना पेपर में, ठीक है। कभी कल क्या होता है, बच्चे बोलते हैं सर स्लाइटली मिस्टेक हो गया, 2 थप्पड़ मारना चाहिए, स्लाइटली मिस्टेक नहीं, ठीक है। हमने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ठीक है, ध्यान से हमने देखा, अच्छा प्लाज्मा पूछा, खुश हो गए, 7% मार के चले आए, ठीक है। अगर जो पूछा गया डिजॉल्व प्लाज्मा तो 7%, ठीक है। प्लाज्मा पूछा जाए तो कितना, 77%। किसका की बात किया गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसको तीनों को परसेंटेज याद रखते हैं और इसको भूल जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, कभी कल क्वेश्चन जो नीट में पूछा है वो स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है, उसने पूछा था ट्रू एंड नॉट ट्रू, तो हम क्या करते हैं, नॉट ट्रू को भी ट्रू समझ के हम क्वेश्चन क्या करते हैं, टिक करके चल देते हैं, और फिर जब घर
जाते हैं तब हमको लगता है वो मिस्टेक हो गया। अब एक क्वेश्चन के कारण बेटा कहीं सिलेक्शन रुक जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी, एक साल रिपीट करना पड़ेगा या फिर दिक्कत बढ़ जाती है बेटा, ठीक है। तो वो चीजें नहीं करना, हमको छोटी छोटी बातों पे क्या करना है, नीट में ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। पेपर को प्रॉपर आपको पढ़ाई करना है। पहले क्या करना बेटा, ठीक है, जैसे नीट एग्जामिनेशन में जाओ, ठीक है, जो ड्रेस कोड आया है उसको पहले पढ़ लीजिए, ड्रेस कोड में क्या क्या दिया गया है, ड्रेस कोड के बारे में, ठीक है, सब चीजें पढ़ के जाना, कोई अनवांटेड चीजें नहीं ले जाना उसमें बेटा, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान देना है। पहुंचते ही पेपर में पहले एकदम मेंटल स्टेबल हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। पेपर को क्या करिए, उसको कैटेगराइज कीजिए, डिवाइड करिए, ठीक है। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, ठीक है, जो भी फेवरेट है, पहले आप पेपर को एक गो थ्रू हो जाइए 5 से 10 मिनट, ठीक है। देख लीजिए पेपर का लेवल कैसा है, हार्ड है, इजी है कि मॉडरेट है, कौन सा आपको आ रहा है, तो उससे स्टार्ट करना चालू कीजिए। हमारा जैसे है जूलॉजी है, ये फिर बॉटनी है, फिर हम केमिस्ट्री लगाते हैं, ठीक है, ऐसा हमारा है, ठीक है। ये आपका अलग होगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 1.5 घंटे में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। 1.5 घंटे इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। फिर 1 घंटा बचेगा, हम फिजिक्स में जाएंगे और आधे घंटे में फिर पेपर को पूरा रिवाइज करेंगे। जो भी 1-2 क्वेश्चन हम लोग क्या किया कि छोड़ा था कि चलो इसको बाद में देख लेंगे या फिर कंफ्यूजन है, उस आधे घंटे में हम बबलिंग करेंगे, उसको प्रैक्टिस किया जाएगा, उसको देख के फिर हम क्या करेंगे, पेपर को फिल करेंगे। इस तरह आपको टाइम को क्या करना होगा, मैनेज करना होगा बेटा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट हमारा, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 लोडिंग एंड अनलोडिंग, ठीक है, टिश्यू एंड लंग्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कैसे होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड होता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो कार एमिनो हीमोग्लोबिन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो बात करें ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन को बढ़ाएगा और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को घटाएगा या इसको डिसोसिएट करेगा, ठीक है। तो जब हम लोग इस पे कर्व ड्रॉ करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, तो कैसा कर्व आता है बेटा, हमारा सिग्मॉइड कर्व आता है। कैसा आता है, सिग्मॉइड कर्व आता है एस शेप का, जिसको हम एक यहाँ पे पढ़ेंगे, टर्म पढ़ेंगे, बोवर्स इफेक्ट भी पढ़ा जाएगा बेटा, ठीक है। तो जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख सकते हैं mm ऑफ Hg में हम करेंगे, ठीक है। और दूसरा दिया गया है परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। तो जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का कोई ग्राफ आता है बेटा, ठीक है। इस तरह का ग्राफ आता है, कौन सा, हमारा सिग्मॉइड कर्व का ग्राफ आता है बेटा हमारा, ठीक है। इधर ऐसे पॉइंट भी लिख सकते हैं बेटा हमारा, ठीक है। किधर हो गया 0, इधर हो गया 20, इधर हो गया 40, इधर हो गया 60, इधर 80 और इधर 100, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी लिख सकते हैं 20, 40, 60, 80 और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 100, ठीक है। तो देखो ये हमारा डिसोसिएशन कर्व हो गया, हमारा कौन सा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हो गया बेटा, ठीक है। अब देखिए हमारा सिग्मॉइड ग्राफ मिला, ठीक है। अब आता है यहाँ पे बात करेंगे, देखो थोड़ा छोटा सा, ठीक है, छोटा सा पेन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं हमारा 50 आएगा, यहाँ पे कहीं क्या होगा 50 आएगा। 50 का देखो यहाँ से ऐसे बात करेंगे तो देखो ये हमारा, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। तो ये बोला जाता है कौन सा, P50 वैल्यू पूछा जाता है, ठीक है। P50 वैल्यू, ठीक है। P50 वैल्यू क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है P50 वैल्यू होता क्या है। P50 वैल्यू वो, ठीक है, कि जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ये 50% क्या हो जाए, हमारा हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाए किस पॉइंट पे, ठीक है, उसी को बोलते हैं P50 वैल्यू। तो किस पॉइंट पे होता है, 25 या 26 mm ऑफ Hg पे होता है, ठीक है। कि किस पे होता है, 25 या 26 mm ऑफ Hg पे होता है, ठीक है। 50% सैचुरेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन नोन एज P50 वैल्यू, ठीक है। चलिए आते हैं फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ है बेटा हमारा, ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का, ठीक है। अब ये बात करेंगे दो तरफ, ठीक है, कि यहाँ पे बात करेंगे बेटा हमारा, एक हमारा इधर राइट हमारा देखिए और ये देखिए, ठीक है। ये दो ग्राफ हमारा दिया गया, ठीक है। ये दो ग्राफ हमारे दिए गए, ठीक है। एक राइट शिफ्ट है और एक हमारा लेफ्ट शिफ्ट है, ठीक है। देखिए ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट और ये कौन सा बेटा हमारा राइट शिफ्ट दिया गया है बेटा, ठीक है। राइट और कौन सा दिया गया बेटा, हमारा लेफ्ट शिफ्ट दिया गया है बेटा। चलिए बेटा, ठीक है। तो एक तरफ राइट दिया गया और एक तरफ कौन सा दिया गया बेटा, हमारा लेफ्ट, ठीक है। देखिए राइट हो गया और एक कौन सा हो गया बेटा, हमारा लेफ्ट हो गया, ठीक है। एक तरफ राइट हो गया और एक तरफ कौन सा हो गया बेटा, हमारा लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ठीक है। राइट साइड यानी नीचे जा रहा है, लेफ्ट साइड यानी ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं राइट और लेफ्ट शिफ्ट बोला जाता है, ठीक है।
तो राइट शिफ्ट की बात करेंगे, ये कब देखने को मिलेगा, तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा। ठीक, कौन सा होगा बेटा हमारा, कि अनफेवरेबल क्या होगा बेटा हमारा, कंडीशन आएगा, तो कब हमको देखने को मिलेगा, राइट शिफ्ट। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट कब देखने को मिलेगा, कि जब कौन सा होगा बेटा हमारा, फेवरेबल कंडीशन होगा, तो कहां देखने को मिलेगा, हमारा लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब राइट शिफ्ट अनफेवरेबल कंडीशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो किस तरफ देखने को मिलेगा, किस तरफ देखने को मिलेगा, राइट साइड। और जब हमारा O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो कहां देखने को मिलेगा, लेफ्ट शिफ्ट, क्योंकि O2 बढ़ता जा रहा है, Hb के साथ जुड़ता जाएगा, तो क्या होगा, हमारा क्या अच्छा काम होगा, अच्छा काम होगा तो ग्राफ क्या होगा, उठेगा। ठीक है, जब भी कोई अच्छा काम करोगे तो आपका ग्राफ क्या होगा, उठेगा। ठीक है, जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है, हम क्या करें, तोड़ रहे हैं, ग्लूकोज को धड़ाधड़ तोड़ते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, तो ग्राफ कहां जाएगा, नीचे, क्योंकि ये क्या करेगा, CO2 जाके इसके साथ जुड़ना चाहेगा, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जुड़ेगा, तो जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे बात किया गया अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात करेंगे कि CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, O2 कंसंट्रेशन क्या है, कम। ठीक है, तो ये हमारा पहला, ठीक है, ये पहला, ठीक है, कि हमारा O2 एंड CO2 से। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे, हमारा सेकंड ले लेते हैं बेटा हमारा। ठीक है, कि क्या होगा, कि CO2 बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ग्राफ कहां जाएगा, राइट शिफ्ट में। पीएच कंसंट्रेशन कम करेंगे तो कहां जाएगा, राइट शिफ्ट में। ठीक है, तीसरा टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर यदि बढ़ा रहे हैं तो कहां शिफ्ट होगा, राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में शिफ्ट होगा। ठीक है, कि फोर्थ बात करेंगे कि P50 वैल्यू की बात करेंगे, कि P50 वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, कि देखिए राइट साइड में जा रहे हैं तो P50 वैल्यू क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये जो हमारा कंडीशन है, ये सारे के सारे कंडीशन इस ग्राफ को किस तरह शिफ्ट करेंगे बेटा, हमारा राइट साइड में। किस तरह शिफ्ट करेंगे बेटा, हमारा राइट साइड में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब इसी का जस्ट लिख देते हैं कि फेवरेबल कंडीशन यानी O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा तो CO2 कंसंट्रेशन क्या होगा, कम। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा कहां शिफ्ट हुआ, लेफ्ट साइड में। CO2 कंसंट्रेशन कम तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या होगा, ये भी कम होगा। पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे। P50 वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि देखो P50 वैल्यू कहीं यहाँ पे मिल जा रही थी, और ये जब हुआ तो हमारा P50 वैल्यू कहीं यहाँ पे मिली। ठीक है, तो ये कंडीशन है जो क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में हमारा करेंगे शिफ्ट है, और ये कंडीशन है जो इसको कहाँ शिफ्ट करेंगे बेटा, हमारा राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे बेटा। ठीक है, अब देखिए अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, ये हमारा किसने देखा था, तो बात करेंगे तो बोर्स इफेक्ट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। ये सब ग्राफ कहां देखने को मिलेगा, हमारे बॉडी में कहां देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राइट शिफ्ट हो रहा है, सिग्माइड कर्व हमारा जो राइट शिफ्ट हो रहा है, ये कहां देखने को मिलेगा, तो नियर द टिश्यू, क्योंकि टिश्यू के पास CO2 कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, तो कहां देखने को मिलेगा, यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो लिख सकते हैं नियर द टिश्यू। आया समझ में, हाँ आया समझ में। ठीक है, ये पूरा का पूरा कहां देखने को मिलेगा, कहां पे देखने को मिलेगा। पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होता है, तो कहां पे ज्यादा होता है, हम जानते हैं एल्वियोलाई पे 104 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये कहां देखने को मिलेगा, तो लिख सकते हैं बेटा नियर द, कहां पे, तो एल्वियो लाई। ठीक है, कहां देखने को मिलेगा, नियर द एल्वियोलाई पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट एंड लेफ्ट। इससे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है आपको। ठीक है, तो ये आपको एनसीईआरटी से कवर हो गया कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं बेटा हमारा। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व था हमारा। ठीक है, अब बात करेंगे लोडिंग ऑफ CO2 नियर द टिश्यू। ठीक है, CO2 की बात किया जा रहा है, किसकी बात किया जा रहा है बेटा, हमारा CO2 की बात कर रहे हैं नियर द टिश्यू में। ठीक है, जानते हैं टिश्यू में काम किया, टिश्यू ने यदि काम किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाया, कैसे काम करेगा, हमारा ब्लड में कैसे जाएगा और कैसे बाइंड करेगा बेटा। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। ठीक है, टिश्यू एल्वुलाई ये दो चीज चलेगी बेटा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना, जब भी एग्जाम में पढ़ना क्वेश्चन तो एल्वुलाई और टिश्यू को जरूर ध्यान देना, क्या ये पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, उसके बेसिस पे हमको क्या करना, क्वेश्चन अटेंड करना बेटा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, टिश्यू ने काम किया। अब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट था वो 3 फॉर्म में था, 23%। ठीक है, फिर हमारा कौन सा था, 7%, और एक था हमारा 70%। ठीक है, तो तीनों के बारे में क्लासिफाइड करेंगे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए टिश्यू ने काम किया तो क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। क्या निकाला हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला।
7% डिजॉल्व प्लाज्मा, ये जो बाहर की तरफ है ये प्लाज्मा है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, आरबीसी का। ठीक है, ये कौन सा है बेटा, हमारा आरबीसी, और इधर जो है ये सब के सब कौन है बेटा, हमारा प्लाज्मा। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया हुआ, मस्त होकर बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि यदि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में है और कार्बन डाइऑक्साइड का 20 to 25 टाइम्स ज्यादा होता है बाइंडिंग एफिनिटी, किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए, तो यहां देखा गया, तो देखिए 23% आया हीमोग्लोबिन, बताया था 23% आरबीसी लेके जाता है, तो ये जुड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, आराम से बैठा हुआ था। ठीक है, तब तक कार्बन डाइऑक्साइड आया और हीमोग्लोबिन क्या हुआ, चौंक के उठ गया। ठीक है, भैया ऑक्सीजन तुम जाओ 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 भागो, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। ठीक है, तो उसका अच्छी चीज को भगा दिया और बुरी चीज को ले लिया। ठीक है, हम लोग भी करते हैं कि क्या करते हैं, अच्छी चीजें जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बुरी चीज जल्दी आती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो ये क्या किया, ऑक्सीजन यहाँ से निकाला, क्योंकि इसका टाइमिंग क्या है, 20 to 25 टाइम ज्यादा है। तो देखिए ये आया, ऑक्सीजन को भगाया और अपने पास बैठ गया। ठीक है, क्या बना दिया, कार्ब इम्यूनो हीमोग्लोबिन, कितना परसेंट, 23%, ये हो गया, ये तो काम करा। फिर हमारा 70%, जो कौन सा था बेटा, हमारा 70% कार्बन डाइऑक्साइड है, किसके अंदर गया, वाटर है। ब्लड में जानते हो कि सबसे ज्यादा 90 to 92% क्या पाया था, पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। तो वाटर के साथ क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम लगाएगा। ठीक है, मदद लेगा, इसको बोलेगा भैया मदद दो, मदद करो थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ही मदद करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा, कि हमारा H2CO3 में कन्वर्ट हो गया, और H2CO3 फिर तुरंत टूटेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से H+ एंड HCO3- में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो SCO3 है ये क्या करेगा, आरबीसी से बाहर आएगा, इसकी परमिबिलिटी होगी। ठीक है, ये परमिएबल है, ये बाहर जा सकता है। ठीक है, तो ये बाहर जाएगा। ठीक है, जैसे बाहर जाएगा तो सोडियम है, सर सोडियम अंदर आ जाए, सोडियम के लिए हमारा आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है, जिसको बोलते हैं डोनार्स मेम्ब्रेन, वो नहीं होता, वो बोलता है कि अंदर आने नहीं देंगे। तो ये बोलता है चलो हम ही चले जाते हैं, तो ये चला गया और यहाँ पे बना दिया सोडियम बाई कार्बोनेट, जो 70% ट्रांसपोर्ट होता था। ठीक है, और 7% यहाँ पे। ठीक है, देखिए हम बताए थे ना ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बताया गया था कि जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो देखो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन परसेंटेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो SCO3 बाहर गया, ये बना दिया 70%। ठीक है, अब ये गया बाहर तो कोई अंदर आएगा, इसको बैलेंस करने के लिए तो कौन आता है, क्लोराइड आता है। क्लोराइड के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है मेम्ब्रेन। ठीक है, कि आने देता है, सेमी परमिएबल होता है तो आने देता है, तो क्लोराइड को आने देगा, क्लोराइड अंदर आएगा, इसे को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर फेनोमेना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हैमबर्गर फेनोमेना बोला जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, मेंटेन पोटेंशियल ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन। ठीक है, जो आरबीसी के मेम्ब्रेन की पोटेंशियल है उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और देखो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे HbO2 था, ये क्या करेगा, HHB बनाएगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन एसिडिक, इसको एसिडिक नेचर लेके जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, टिश्यू के पास में। एल्वुलाई में जस्ट उल्टा हो जाएगा, एल्वुलाई में क्या होगा कि जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। क्या होगा रिवर्स में, ठीक है, क्लोराइड अंदर जा रहा था, ये बाहर आ जाएगा, SCO3 बाहर जा रहा था, NaSCO3 टूटेगा NaSCO3 में, ये अंदर आएगा, ये रिएक्शन इधर जाएगा, H2CO3 बनाएगा, H2CO3 फिर ये बनेगा। ठीक है, HbO2 यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और HbO2 बनेगा, क्योंकि एल्वुलाई के पास ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होता है, हमारा ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, देखिए जैसे ग्राफ में यहाँ देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे आपको वही बनाया गया। ठीक है, कि नियर द एल्वुलाई O2 कंसंट्रेशन ज्यादा है तो O2 जाएगा, बताया था ना CO2 निकालेगा, Hb हमारा CO2 था, टूट जाएगा, HbO2 बना देगा, CO2 हमारा O2 आ गया। सेम काम, क्लोराइड अंदर जा रहा था, बाहर आ गया, SCO3 बाहर जा रहा था, अंदर आ गया, ये देखिए रिवर्स हो गया, धड़ाधड़ी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। और यहाँ पे देखो ये पूछा गया है, ये कैसा काम करेगा, एक्ट एज बफर की तरह काम करेगा हमारा। ठीक है, और HbO2 यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा, इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, तो पूछा था क्लोराइड शिफ्ट कहां देखने को मिलेगा, नियर द टिश्यू। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहां देखने को मिलेगा, नियर द एल्वुलाई। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे जो ब्रीदिंग है उसका कंट्रोलिंग कैसे होता है। कुछ भी नहीं याद है तो सिर्फ याद रखना मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, इतना मार के चले आना कि रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग की बात करें या फिर सर्कुलेशन की बात करें तो उसका कंट्रोल कौन सा होता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। यदि कुछ नहीं याद है तो
तब की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, कि मेडुला ऑब्लोंगेटा कहीं देखे तो नॉर्मल ब्रीदिंग को मार देना, ठीक है। फोर्सफुल ब्रीदिंग पूछा जाए तो पोन्स वेरो लाई को टिक कर देना, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, देखो लिखा ना हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है DRG एंड एक होता है VRG, ठीक है। यदि कुछ नहीं आप बताए थे ना, नहीं कुछ समझ में आया तो मेडुला ऑब्लोंगेटा मार देना, ठीक है। कि देखो हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर और एक कौन सा एक्सपायरेटरी एरिया, ठीक है। बताए थे रेस्पिरेटरी या कंट्रोल कौन सा, देखो EICM, ये हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग में है और ये हमारा फोर्सफुल ब्रीदिंग में होता है, ठीक है। कंट्रोल ओनली इनहेलेशन, कंट्रोल हमारा कॉन्ट्रैक्शन कराता है बेटा, ठीक है। चलिए दूसरा पोन्स के बारे में पूछा गया है, पोन्स के बारे में नीट में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ठीक है। पोन्स वेरोलाई बोलते हैं इसे, पोन्स, ठीक है। जब फोर्सफुल ब्रीदिंग होता है तो उस समय काम करता है पोन्स करता है, ठीक है। जब फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो उस समय सिर्फ एक्सहेल करते हैं, इनहेल नहीं करते। इनहेल को थोड़े देर के लिए क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर दिया जाता है बेटा, ठीक है। क्योंकि जब फोर्सफुल दौड़ के आते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, CO2 काम किया ज्यादा तो हमारा कंसंट्रेशन किसका ज्यादा हुआ हमारे बॉडी में, CO2, तो पहले CO2 को निकालेंगे फिर ऑक्सीजन लेंगे, ऐसा नहीं पहले ऑक्सीजन ले लेंगे फिर CO2 लेंगे, नहीं होगा, ठीक है। पहले CO2 को बाहर निकालेंगे और फिर जाके क्या करेंगे, ऑक्सीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए लेने के लिए पहले उसको रोक दिया जाएगा, पहले CO2 बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक्सहेल प्रोसेस किया जाएगा, इनहेल को थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया जाता है। यही काम होता है किसका बेटा, हमारा पोन्स का होता है। देखो लिखा गया स्विच ऑफ सेंटर, स्टॉप इनहेलेशन ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग, ठीक है। देखो इन पोन्स हाइपर एक्टिविटी रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ाएगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा रहा है यानी किसकी प्रोसेस को बढ़ा रहा है, ड्यूरिंग इनहेलेशन को कम कर रहा है, लेकिन रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा रहा है, एक्सहेलेशन प्रोसेस को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर इनहेलेशन को तो रोक रहा है तो कैसे रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ेगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग मतलब यहाँ पे एक्सहेल प्रोसेस को बढ़ाएगा और इनहेल प्रोसेस को क्या कर रहा है, कम कर रहा है बेटा, ठीक है। तो ये काम हो गया किसका बेटा, हमारा पोन्स का, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया बेटा हमारा केमिकल, देखो लिखा है केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन कीमो रिसेप्टर, ठीक है। कीमो रिसेप्टर ये दो, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया दो चीजें, कैरोटिड आर्टरीज एंड एरोटिक आर्च, ठीक है। देखो यहाँ पे अब देखो हम लोगों ने नर्वस बात किया, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कीमो, जब भी हमारे ब्लड में दो ही फ्लूइड है, एक ब्लड है और एक और हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन की बात करेंगे, ठीक है, CFS, ठीक है। अब देखो एक होता है हमारा ब्लड में, जब भी ब्लड में हाइड्रोजन और CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन का नहीं, ऑक्सीजन का नहीं, सिर्फ याद रखना हाइड्रोजन एंड CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये भी सिग्नल देगा मेडुला ऑब्लोंगेटा के, ये कीमो रिसेप्टर होते हैं। अब कीमो रिसेप्टर ये होते कहां पे, दो जगह, कैरोटिड आर्च एंड कौन सा बेटा हमारा एरोटिक आर्च पे होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। जैसे हमारे ब्लड में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ा या CO2 बढ़ा, ये दोनों रिसेप्टर भेजेंगे वहां पे, वो सिग्नल रिसीव करेंगे और कहां भेज देंगे, ब्रेन को भेज देंगे बेटा, ठीक है। वहां पे कंट्रोलिंग हो जाएगा, ठीक है। देखो लिखा गया है हमारा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, ठीक है, प्रेजेंट ऑन ब्रेन, वहां पे दिया CFS मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। उसमें बढ़ रहा है हाइड्रोजन एंड CO2 और हमारे ब्लड में बढ़ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट सिग्नल किसको देंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन के क्या कर देंगे, हमारा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये याद रखना, एरोटिक एंड कैरोटिक आर्च की बात किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है, कि डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। पहला दिया गया अस्थमा, जो एक एलर्जी होता है, ठीक है। दूसरा एम्फाइसेमा, ठीक है, ये। अब एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज और एक होता है अपर रेस्पिरेटरी डिजीज। जो अस्थमा है वो अपर रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, ब्रोंकाई में खराबी होती है, बताया था ना, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई आता है, ठीक है। एम्फाइसेमा जो लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज है यानी एल्वुलाई में खराबी होती है, ठीक है। चलिए दोनों पढ़ते हैं। एज ए डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू, ये याद रखना दिया गया है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, ठीक है, दिया गया इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल, इसमें यदि खराबी हो जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग अस्थमा बोलते हैं, ठीक है। एम्फाइसेमा देखो लिखा गया है कि क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वुलर वॉल, ठीक है, जो एल्वुलर की वॉल थी वो क्या हो गई, डैमेज हो गई, एल्वुलर की वॉल डैमेज हो गई, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कौन सा, एम्फाइसेमा। विच रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज, वन ऑफ द मेजर कॉजेज द सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। जो एल्वुलाई थे उसकी वॉल हमारे खराब हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, जैसे सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो जाएंगे, हमारे कम हो जाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा दिया गया हमारा
कि ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिजीज, जैसा आपका पेशा होगा, जैसे आप आटा चक्की में काम कर रहे हैं, स्टोन ग्रेडिंग में काम कर रहे हैं, इस तरह कुछ धूल धक्कड़ में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसके पार्टिकल क्या जाएंगे हमारे लंग्स में जाएंगे और सरफेस एरिया को कम कर देंगे। देखिए पढ़ते हैं, ठीक है, कि इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग, देखो लिखा गया है, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुलफिल को द सिचुएशन, लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, ठीक है, फाइब्रोसिस यानी जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा था एल्विलाई अब वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, प्लोरीफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज को मजबूत कर देगा, अब वो सरफेस एरिया कम हमारा नहीं हो पाएगा, गर्भ हो जाएगा, ठीक है, एंड देज कॉजिंग द सीरियस लंग्स डैमेज, वर्कर्स सच एज इंडस्ट्रीज शुड बी वियर प्रोटेक्टिव मास्क, ठीक है, तो ये आपको दे दिया गया बेटा कौन सा, कि हमारा ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसीज है और जैसा आपका पेशा वैसा आपको डिजीज होगा, ठीक है, तो चैप्टर यहाँ पे हमारा क्या हुआ, फिनिश हुआ। अब हम लोग कुछ 2-3 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कैसे PYQ आए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया आपको, ठीक है, कि 2025 में क्वेश्चन दिया गया आपको, ठीक है, कि इम्फाइसेमा देखो लगा भी है, डैमेज एल्वुलर वॉल एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है, एजिना पेक्टोरलिस एक्यूट चेस्ट पेन था, ठीक है, वो किससे दिया गया हमारा, एजिना पेक्टोरलिस बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, ऐसा नहीं कि एक इधर, ठीक है, ये देखिए सब एक साथ दिया, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस, ठीक है, और टिटेनिस, ठीक है, यानी ये 4 चैप्टर को एक साथ मिक्स करके दे दिया, लोकोमोशन को दे दिया, यहाँ पे बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन को दे दिया, एक्सक्रीशन चैप्टर को दे दिया और हमारा जो पढ़ने ब्रीदिंग सबको मिक्स करके दे दिया हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा जाएगा, ए का कौन सा है बेटा हमारा सेकंड है, ठीक है, बी का कौन सा है थर्ड है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर हमारा फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वुलाई, ठीक है, नीट 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो जानते हैं कि क्या फैक्टर है जो फेवरेबल होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने में, ठीक है, यानी एसोसिएशन होगा ना कि डिसोसिएशन होगा, ठीक है, तो देखो हाइयर PO2 एंड लेसर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, यही क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है, कि लो PO2 लेकिन हाइयर, देखो बताए थे CO2 बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो यहाँ पे लो PO2 है, ये तो होगा ही नहीं कभी भी, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो देखो ये हमारा 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर पे, ठीक है। अब देखो ये आपको दिया गया है 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा आपको, ठीक है, कि बताए थे कि जो लंग्स वॉल्यूम है और हमारा कौन सा था हमारा रिस्पिरेटरी वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी के बारे में वहां से क्वेश्चन आया हुआ है बेटा आपको, ठीक है, देख सकते हो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछा गया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसको थे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV था, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है, एक्सपायरेटरी है ना तो ERV, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी में सब आ जाता था बेटा हमारा, वाइटल कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो कौन कौन सा आता था बेटा हमारा वाइटल कैपेसिटी में, तो टाइडल वॉल्यूम है प्लस ERV है प्लस हमारा कौन सा था IRV, ठीक है, ये दिया गया है तो सही है हमारा वाइटल कैपेसिटी यहाँ पे जुड़ा, ठीक है, वेरी गुड, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही, ठीक है, देखिए ये हो गया आपको, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हो ऑप्शन फर्स्ट का कौन सा दिया गया है, सेकंड है, चलिए ठीक है, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड है, बी का कौन सा है हमारा फोर्थ है, तो देखिए ये दिख गया और ये वाला नहीं, ठीक है, तो ये दिया गया हमारा कौन सा है हमारा 2024 में क्वेश्चन दिया गया है बेटा आपको, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे हमारा, चलिए पेज आ गया है तो चलिए ठीक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 2023 में, ठीक है, कि वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग, वाइटल कैपेसिटी हम लोग भी पढ़े हैं, ठीक है, कि टाइडल वॉल्यूम ERV प्लस कौन सा होगा बेटा हमारा IRV, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा 2040 में दिया, ठीक है, पहले हमारा जो पिछला बैच था उसमें लगवाया गया था, ठीक है, इसमें टिक लगा हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए तो ये ऐसे हमारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और इसी तरह आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से बने रहिए घर पे, ठीक है, अभी आपको ज्यादा इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट रहिए बेटा, ठीक है, NCERT पढ़ने का तरीका ढूंढिए, कैसे ढूंढेंगे, कैसे हमारा, ठीक है, कैसे ढूंढेंगे, आपको देखो आता है क्वेश्चन कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है बेटा कि NCERT लाइन टू लाइन पढ़ना और उससे क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना है। अब समय हमारे पास कम बचे हैं बेटा, ठीक है, हमारा 3 मई को एग्जाम है, ठीक है, तो 3 मई के एग्जाम के पहले हमको जब तक टाइम बचा, आज हमारा, ठीक है, जो भी तारीख 8 या 9 तारीख है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे बेटा हम लोग
कि क्वेश्चन प्रैक्टिस अपना बढ़ाते जाइए, टाइम आवर्स बढ़ाते जाइए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करिए, ठीक है, जितना हो सके क्वेश्चन करिए, ठीक है। हर चैप्टर के कम से कम बायो के 200 क्वेश्चन ट्राई करिए करने का, जिससे क्या होगा, आपके क्या होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पेपर में आपको क्वेश्चन करना है, ना कि रिवीजन, ना कि वहाँ पे, ठीक है, आपको रिवीजन करना है, ना कि वहाँ पे क्या करना, तुक्का मारना, ऐसा कोई काम करना नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म से।